हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं एमपी बोर्ड गवर्नमेंट के द्वारा जो कक्षा 10 के लिए विषय हिंदी का पेपर डाला गया है। और ये आपका जो मॉडल पेपर है जो गवर्नमेंट साइड ने डाल रखा है एमपी बोर्ड ने, वो पेपर है। तो 75 नंबर का पेपर आएगा। 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। 4 पेज का आपका पेपर आएगा। 23 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब देखते हैं अपन 1 बाई 1 क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि अदर स्टेट के भी कोई बच्चा देख रहा हो तो सभी जगह का सिलेबस सेम है, तो लगभग पैटर्न समान ही रहता है। तो ऐसा ही पेपर आपको इसी पैटर्न पे लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप सभी बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सबसे पहले दिया जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया। तो इसका आंसर होगा 4 कालों में। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा लक्ष्मण ने। फिर बोला जा रहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा। तो इस थर्ड का जो आंसर होगा ये होगा आपका पंडित जगन्नाथ की। फिर आपके पास में फोर्थ क्वेश्चन है तो संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो इसके अंदर न्यूटन को कहा गया है आपका संस्कृत मानव। नेक्स्ट में बोला जा रहा है क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो इसके अंदर आपकी क्रिया की विशेषता बताई जाती है। छठा क्वेश्चन आता है तो इसमें दे रखा है भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो ये है दिया सलाई की पेटियों से। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान पढ़ने का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है पहले रिक्त स्थान है, फिर दे रखा है कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो ये किसको, इसमें आंसर होगा आपका ये हट नहीं रही है, ये इसको करता है। फिर बोला जा रहा है जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार कर्मश प्रयोग वहाँ अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। फिर थर्ड में बोला जा रहा है जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें छंद कहते हैं। तो उन्हें कैसा छंद कहते हैं आपको ये पता रहना चाहिए। तो ये है मात्रिक। फिर चौथा क्वेश्चन है शहनाई बजाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, रीड का। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो इसमें दे रखा है यशोगान, फिर ब्लैंक है संधि का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है आपको पता रहना चाहिए। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट में कवि लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो इसके अंदर है गाइड, आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। दोस्तों आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें। तो थर्ड क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। सत्य और असत्य अपन को बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट में क्या दिया जा रहा है वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। दूसरा है जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ यहाँ से अन्योक्ति अलंकार होता है। तो क्या ये सत्य है क्या, तो ये असत्य है, सत्य नहीं है। फिर थर्ड में दे रखा है मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। ये सत्य है क्या, तो ये सत्य है, थर्ड सत्य होगा। फोर्थ आपका आता है रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। ये बात सत्य है क्या, तो बिल्कुल सत्य है। फिर आपको दे रखा है राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है।
नहीं, ये असत्य होगा। हिरोशिमा भारत में है, हिरोशिमा सॉरी, हिरोशिमा भारत में है, तो ये गलत बात है, असत्य है। ऐसे अपने पास में क्वेश्चन हो जाता है। अब चौथा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ अपन को बोला जा रहा है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो अब सबसे पहले बोला जा रहा है आधुनिक कबीर। आधुनिक कबीर किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों नागार्जुन को। चौपाई, चौपाई का क्या होगा? तो इसका होगा यहाँ से सममात्रिक छंद। फिर बोला जा रहा है बालम खीरा, आपके पास में बोला जा रहा है, तो बालम खीरा का होगा यहाँ से लखनऊ, क्या होगा? लखनऊ। फिर बोला जा रहा है समास के प्रकार, तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। सबसे आगे रहने वाला क्या होता है? अग्रणी होता है, तो अग्रणी कहाँ है? ये रहा। फिर बोला जा रहा है ऊंच नीच में भई क्यारी, तो इसका आंसर है कह, जो उपजी सो भई हमारी, ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 4 क्वेश्चन अपने हो जाते हैं। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में आपको लिखना है या एक लाइन में उत्तर देना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित करता है? तो ये संबोधित करता है बादल को। सेकंड में बोला जा रहा है रस किसे कहते हैं? तो सुनो, ध्यान से सुनो, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। फिर बोला जा रहा है इसमें 4th क्वेश्चन में वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो इसमें ओज गुण होता है। 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें दे रखा है रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी? तो ये जगा रही थी सम्मोहन जगा रही थी। क्या? सम्मोहन। फिर नेक्स्ट में दे रखा है लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो ये रेलगाड़ी में बैठे बैठे उसने लिखी थी। तो इस तरह से हो जाता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैंने सभी आपके सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आपका समाज ज्ञान, विज्ञान, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत सभी के मैंने पेपर अपलोड कर दिए हैं विद आंसर की। अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। अब 6ठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6ठे क्वेश्चन से आपको पता है ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और यहाँ सभी अथवा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं बोला जा रहा है रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्ति लिखें। ये नहीं आता तो आप कर सकते हैं नई कविता की कोई 2 विशेषता या प्रवृत्ति लिखें। 7वें क्वेश्चन में तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर है। तो ये 2 रचनाएं और एक दूसरे प्रश्न में दे रखा है भाव पक्ष, कला पक्ष। 8वें में है क्वेश्चन में परशुराम से सशस्त्र भावों का वध क्यों किया था? या फिर इसके अथवा हम ये भी कर सकते हैं आप स्मृति को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है? तो दोस्तों मैं आपको मेन प्रश्न बता देता हूँ, अथवा का आप देख लीजिए आराम से, वीडियो को ध्यान से रोक रोक के देख सकते हैं। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म क्यों कहा? लिखिए। ये अथवा में है तो ये भी देखिए आप। फिर आपको दे रखा है 10वें क्वेश्चन में महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए, या फिर अथवा में ये देख सकते हैं। 11 क्वेश्चन है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। नहीं तो फिर ये कर सकते हैं मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही समझिए। अब 12वां क्वेश्चन आता है, तो 12वें क्वेश्चन में दे रखा है आना 1-19 सूत्र के आधार पर गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा तो इसका अथवा का देखिए। नाटक और एकाकी में कोई 2 अंतर लिखिए।
इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आ जाता है अपने पास में 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्या कि रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मित्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, जिसमें बोला जा रहा है दो रचना और भाषा शैली। अगर ये कर सकते हैं आप। अब 14 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें दे रखा है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। या फिर इसके अथवा में आप देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इस तरह से अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है। फिर 15 क्वेश्चन आता है, तो 15 क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि यहाँ से सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, सेनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है, अथवा में भी आप देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन में आपके पास में वाक्यांश आ रहा है और बोला जा रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें क्या है, पूर्व की ओर बहने वाली हवा। दूसरा प्रश्न है जिसे बांटा न जा सके, इसके अथवा में भी आप देख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए। इसके अथवा का भी आप देख सकते हैं ये। फिर 18 क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, तो इसको भी आप आराम से पढ़ें। आपके पास में एक काव्यांश दे रखा है और इसके अथवा में भी काव्यांश दे रखा है, और जिसका बोला जा रहा है कि संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ आपको लिखना है। 19वां क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश दे रखा है, इसमें भी प्रसंग सहित व्याख्या अपन से करवा रहा है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये विज्ञापन आपको लिखना है हाथ घड़ी का। ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद को लिखिए। फिर अपने पास में गद्यांश आ रहे हैं, इनको पढ़े और इनके आधार पर ये प्रश्न दे रखे हैं, इनका आंसर दें। फिर 22वां क्वेश्चन है, तो 22वें क्वेश्चन में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, मतलब आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें बोला जा रहा है अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र। ये नहीं करते हैं तो आप ये कर सकते हैं, हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। 23वां क्वेश्चन आता है, तो 23वां क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं आराम से, और देख सकते हैं आपको कौन सा आता है। तो इसमें आपको जो 23वां क्वेश्चन है ये आपको दे रखे हैं, विषय के ऊपर रूपरेखा सारंगित निबंध है। तो निबंध आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ यानी जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, या मेरी दिनचर्या, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। दोस्तों आपको ये दे रखा है 21वां प्रश्न है, इसको आराम से आप पढ़े, काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ इसके उत्तर। इसको आराम से पढ़ना बहुत इजी है। तो प्रथम में दे रखा है उपरोक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक है पथ की पहचान। दूसरे में दिया जा रहा है चलने के पूर्व बटोई को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा चलने के पूर्व बटोई को मार्ग की भलीभांति पहचान कर लेनी चाहिए। थर्ड में दे रखा है, देखो दोस्तों मैंने ये पढ़ रखा है पूरा, उसके आधार पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, तो आप भी पढ़ लीजिए, आप आराम से देखें, फिर उसके बाद में आंसर दें। उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ ध्यान से सुनो क्या है। पथ की पहचान कविता में कवि ने मनुष्य को जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले सावधान किया कि यात्रा आरंभ करने से पहले मनुष्य को अपने लक्ष्य व मार्ग का निर्धारण कर लेना चाहिए। ऐसे आप इसका आंसर देंगे। ऐसे ही आप इसके जो अथवा में दे रखा है इसके भी आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ें आप। तो फर्स्ट में दे रखा है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो जो इसका शीर्षक है ये है मनुष्य और कर्म। इस सेकंड का आंसर क्या होगा, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका आंसर है मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। थर्ड में बोला जा रहा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इसका सारांश क्या होगा, ध्यान से सुनो। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय है, मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, यद्यपि मानव जीवन का कदम कदम पर कठिनाइयों और
संघर्षों से घिरा रहता है, किंतु ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर मानव की रचना एक वरदान जैसी है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति से धरती का स्वरूप पूर्णतः बदल गया है और उसका सबसे बड़ा कारण मानव का व्यवहार है। सभी प्राणियों में मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस तरह से आप इसका पूरा सारांश लिख देंगे। दोस्तों, मैंने आपको लगभग सभी पूरी आंसर की बताने की कोशिश की है। बाकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।